पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने रिसेंटली एक बयान दिया जहां पे उन्होंने बोला कि भारत के साथ हम कोई भी युद्ध नहीं चाहते हैं और भारत के साथ जितने भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं इंक्लूडिंग कश्मीर का मसला और बॉर्डर प्रॉब्लम उनको हम डिप्लोमेटिकली बातचीत से सुलझाना चाहते हैं। साथ में पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान से 2-3 बड़ी खबरें आती हैं। एक कि वहां के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, उनके ऊपर एंटी टेरर लॉ लगा दिया गया और वो देश छोड़ के भाग गए हैं। साथ में पाकिस्तान में जर्नलिस्ट के ऊपर अटैक्स जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। ऑल्सो जो वहां पे रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, मतलब कि धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, उनके ऊपर अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं। क्या है पाकिस्तान की पूरी स्थिति और इंडिया पाकिस्तान रिलेशन यहां पे किस तरीके से इंपैक्ट होगा? हिस्टोरिकली हमारा क्या रिलेशन रहा है? आज की तारीख में इंडिया पाकिस्तान कहां पे स्थित है? क्या यहां पे वॉर की सिचुएशन उठती है? पाकिस्तान को भारत की जरूरत क्यों है? ये काफी इंटरेस्टिंग एंगल होने वाला है कि जहां पे हम एक्सप्लोर करेंगे कि अगर पाकिस्तान भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है तो इसमें उसी का फायदा है और भारत इसके लिए तैयार है। मल्टीलेटरल मतलब कि बहुपक्षीय वार्तालाप में सार्क और शंघाई कोऑपरेशन में इंडिया पाकिस्तान क्या कर रहे हैं और यूपीएससी ने इस पूरे मसले से क्या क्या सवाल पूछे हैं और हमारा एनालिसिस उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कैसे यूजफुल रहेगा, सारी बातें इस पर्टिकुलर वीडियो में करने वाले हैं। प्रेजेंटेड बाय मी मुदत गुप्ता। अनअकैडमी पे अनलॉक 20 ऑफर चालू है जहां पे आप 26 अगस्त तक अगर अनअकैडमी सब्सक्राइब करते हैं तो आपको मेरा रेफरल कोड यूज करके 20% का डिस्काउंट मिलेगा। 10% नहीं 20% का डिस्काउंट मिलेगा। साथ में फिजिकल नोट्स 2.0 अब शुरू हो चुके हैं मिलने, सो यू कैन सब्सक्राइब टू अनअकैडमी फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स। 25 अगस्त से नए बैचेस शुरू हो रहे हैं इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल में। साथ में हमारी प्रयास ऑफलाइन मेंस टेस्ट सीरीज चालू है। ऑल्सो कॉम्बैट होगा 28 अगस्त को सुबह 11 बजे, गेमीफाइड वर्जन है। डू एनरोल फॉर दिस। ऑप्शनल के बैचेस इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल में चालू हैं। सबसे पहले एक बारी फटाफट से देखते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं आज जो इतने ज्यादा बिगड़ चुके हैं उसके पीछे का इतिहास क्या है। सबसे पहले जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है उस टाइम पे पाकिस्तान ये कहता है कि कश्मीर जो है वो उसका हिस्सा है। कश्मीर खुद वहां के जो राजा थे वो भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करते हैं और ये कहते हैं कि कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा है अब से। पाकिस्तान ने क्या करा, 1947 में अपने ट्रूप्स को यहां जम्मू कश्मीर में भेजा और अटैक करवाया। अगर आप ध्यान से ये नक्शा देखें, ये नक्शा गलत है। एक्चुअल में ये जो पूरा का पूरा एरिया है ये इंडिया का है। पाकिस्तान ने क्या करा, अपने ट्रूप्स को यहां से भेजा और ये जो हरे वाला आप एरिया देख रहे हो, इस पूरे एरिया को इलीगली ऑक्यूपाई कर लिया पाकिस्तान की आर्मी ने। पाकिस्तान के ट्राइबल ट्रूप्स ने इस पूरे हरे वाले एरिया को इलीगली ऑक्यूपाई कर लिया और भारत, उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री थे, हम गए अंतर्राष्ट्रीय संघ यूनाइटेड नेशंस गए क्योंकि हमारे को इसमें बहुत ज्यादा विश्वास था। तो हमें लगा कि यूनाइटेड नेशंस जो है इस मसले को रिजॉल्व करवाएगा। हम यूनाइटेड नेशंस गए। यूनाइटेड नेशंस ने बोला सबसे पहले सीज फायर करो, मतलब कि जो जहां पे है वहीं पे रुक जाएगा। मतलब कि ना तो इंडिया की आर्मी आगे बढ़ेगी और ना ही पाकिस्तान की आर्मी आगे बढ़ेगी और ना ही ये आपस में दोनों लड़ेंगे। यूनाइटेड नेशंस के कहने पे यहां पे सीज फायर होता है और ये जो आप लाइन देख रहे हो, ये जो आप रेखा देख रहे हो यहां पे, इसको बोला जाने लगा LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। इसको बोला जाने लगा लाइन ऑफ कंट्रोल। और ये जो हरे वाला एरिया है जो एक्चुअल में इंडिया का एरिया है, पाकिस्तान ने यहां से आज तक अपने सोल्जर्स को नहीं हटाया है और इस एरिया को बोला जाता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, कि पाकिस्तान ने गैर कानूनी तरीके से हमारी जमीन के ऊपर कब्जा किया हुआ है। तो यह है POK और यह है LOC की डेफिनेशन कि LOC और POK जो दो टर्म्स हम अखबार में देखते हैं वो एक्चुअल में कहां से बनते हैं। तो 1947 पाकिस्तान इलीगली ट्रूप्स हमारी टेरिटरी में आते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। हम यूनाइटेड नेशंस जाते हैं और यूनाइटेड नेशंस कहते हैं कि सबसे पहले तो आप दोनों लड़ना बंद करो। उसके बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 1948 में एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट करता है जिसको कहते हैं UNSC रेजोल्यूशन 47। ये जो रेजोल्यूशन था ये बेसिकली कहता है कि अगर आप कश्मीर में प्लेबिसाइट करना चाहते हो, मतलब कि जनमत संग्रह करना चाहते हो, उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। बेसिकली क्या हुआ था कि पाकिस्तान ने बोला कि कश्मीर में प्लेबिसाइट करवाया जाए और हमारे उस टाइम के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि ठीक है मैं प्लेबिसाइट के लिए तैयार हूं, मतलब कि वहां की जो जनता है उन्हीं से पूछ लेंगे कि उन्हें पाकिस्तान के साथ रहना है या भारत के साथ रहना है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संघ ने यह बोला कि प्लेबिसाइट करवाने से पहले पाकिस्तान को अपनी पूरी आर्मी इस एरिया से निकालनी होगी। पाकिस्तान ने बोला मैं तो अपनी आर्मी यहां से नहीं निकालूंगा। इस वजह से यूनाइटेड नेशंस के जो रेजोल्यूशन नंबर 47 है इसकी कंडीशन कभी पूरी नहीं हो पाई और आज तक कभी भी यहां पे प्लेबिसाइट नहीं हो पाया। राइट, तो 1947 में पाकिस्तान इस तरीके से हमारे हिस्से को इलीगली कैप्चर कर लेता है जो आज भी पाकिस्तान के गैर कानूनी ऑक्यूपेशन में है। इसके बाद हमारे 3 युद्ध होते हैं पाकिस्तान के साथ। एक 1965 में जिसमें इंडिया जीत जाता है और आखिरी में ताशकंद अग्रीमेंट ऑफ 1966 साइन होता है।
उसके बाद 1971 में, जिसमें अगेन भारत जीत जाता है, और शिमला संधि 1972 होती है, शिमला अग्रीमेंट 1972, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी की लीडरशिप में 1999 का कारगिल कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो भारत जीत जाता है। अभी तक हमारे 3 मेजर युद्ध हुए हैं, तीनों में भारत जीता, और उसमें पाकिस्तान को करारी शिकस्त हासिल हुई। इन तीनों युद्ध के बाद पाकिस्तान ने भारत की तरफ एक व्यू बना लिया और दुनिया में यह व्यू फैलाना शुरू करा। पाकिस्तान कहता है कि भारत जो है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का देश है और वहां पे मुस्लिम्स सेफ नहीं है। पाकिस्तान ये कहता है कि जितने भी मुस्लिम्स हैं इस पूरे एरिया में, उनका सिर्फ एक घर है और वो है पाकिस्तान। जितने भी मुस्लिम्स इंडिया में रह रहे हैं, भारत की सरकार उनके ऊपर एट्रोसिटीज कर रही है, और भारत जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक हिंदू राष्ट्र है, जो कि बिल्कुल गलत है। हमारा संविधान कहता है कि हम एक सेक्युलर देश हैं और हमारे यहाँ किसी भी धर्म के लोग जो हैं शांति से रह सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने ये 3 युद्ध में शिकस्त के बाद पूरे दुनिया में यह फैलाना शुरू करा कि सारे के सारे मुस्लिम देशों को इंडिया के खिलाफ लड़ना चाहिए, और इसी वजह से उसने सऊदी अरेबिया, यूएई, कतार, इराक, ईरान, ये सारे के सारे मुस्लिम देशों के साथ दोस्ती बढ़ाना शुरू करा भारत के खिलाफ। भारत को पाकिस्तान हमेशा से एक सिक्योरिटी थ्रेट की तरह देखता हुआ आया है। चाहिए था उसे कश्मीर, एक्चुअल में पाकिस्तान का कोर ऑब्जेक्टिव है कि उसे कश्मीर चाहिए, लेकिन वो पूरी दुनिया में ये फैला रहा है कि इंडिया तो एक हिंदू राष्ट्र है, यहां पे मुस्लिम सेफ नहीं है, तो हमारे को अगर अपने मुस्लिम भाई बहनों को बचाना है तो हम सब मुस्लिम देशों को साथ में आना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव उसका कश्मीर है, लेकिन वो मुस्लिम देशों को दिखा रहा है कि हमारे को मुस्लिम्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है, जो कि पाकिस्तान का एक फर्जी प्रोपेगेंडा है। राइट, तो हमने देखा कि हिस्टोरिकली अभी तक क्या रहा है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, किस तरीके से वो कश्मीर के लिए हमसे लड़ता रहा है, किस तरीके से वो हारा है। आज की तारीख में इंडिया पाकिस्तान के क्या रिलेशंस हैं। 3 युद्ध हारने के बाद पाकिस्तान को यह एहसास होता है कि वो हमसे युद्ध में तो नहीं जीत सकता, मतलब कि अगर फेस टू फेस की वॉर है उसमें वो हमसे नहीं जीत सकता। इसलिए पाकिस्तान ने 1980 के दशक में एक पॉलिसी अडॉप्ट करी जिसको कहते हैं जिया डॉक्ट्रिन। जिया डॉक्ट्रिन, मुख्य परीक्षा में आप ये कीवर्ड लिख सकते हैं। जिया डॉक्ट्रिन के अंडर पाकिस्तान ने बोला कि मैं भारत में इतना आतंकवाद फैलाऊंगा कि भारत के हर राज्य में आतंकवाद फैलेगा, और मैं भारत के 1000 टुकड़े करना चाहता हूं। मतलब कि जिया डॉक्ट्रिन का जो ऑफिशियल एजेंडा था वो था ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। पाकिस्तान के एक मिलिट्री डिक्टेटर थे जिनका नाम था जिया उल हक। 1980 के दशक में जिया उल हक ने यह डॉक्ट्रिन निकाला जिसको जिया डॉक्ट्रिन बोला गया, और उन्होंने बोला कि जैसे हिंदुस्तान ने बांग्लादेश की मदद करी है, जैसे हिंदुस्तान ने 1971 में बांग्लादेश की मदद करी है और बांग्लादेश को आज़ाद करवाया है, उसी तरीके से पूरे हिंदुस्तान के हर राज्य को हम अलग करवाएंगे और पूरे हिंदुस्तान को 1000 हिस्सों में टुकड़े करेंगे। ऐसा पाकिस्तान फॉलो करता है पॉलिसी। तो जब इन्हें समझ आया कि कन्वेंशनल वॉर जीत नहीं सकते, इन्होंने आतंकवाद फैलाना शुरू करा। भारत का यहां पे सीधा सा स्टैंड है आज की तारीख में कि आतंकवाद और बातचीत साथ में नहीं चल सकते। पाकिस्तान ने कई बार हमसे बोला कि हमसे बातचीत करिए, यूनाइटेड नेशंस में भी ऐसा बोला गया, लेकिन इंडिया का एक स्ट्रिक्ट स्टैंड है कि जब तक आप आतंकवाद के ऊपर पूर्ण विराम नहीं लगाओगे हम आपसे बात नहीं करेंगे। इवन हमने पाकिस्तान को शांतिपूर्ण तरीके से समझाने की कोशिश करी कि आतंकवाद मत फैलाइए, पाकिस्तान ने नहीं सुना, और अल्टीमेटली हमारी सरकार को एक कड़ा रुख अपनाना पड़ा, जहां पे हमने पाकिस्तान में 2 बार सर्जिकल स्ट्राइक करा, एक बारी जमीन के रास्ते और एक बारी हवाई यात्रा के थ्रू। तो हमने पाकिस्तान में प्रिसीजन स्ट्राइक्स करे, मतलब कि आतंकवादियों के कैंप्स को आइडेंटिफाई करा और उनके ऊपर अटैक करा। यह है अभी तक का हमारा करंट रिलेशनशिप पाकिस्तान के साथ। अगर हम पाकिस्तान के नजरिए से पूरा गेम देखते हैं तो पाकिस्तान यह बोलता है कि इंडिया ने रिसेंटली जो संवैधानिक परिवर्तन करा है कश्मीर में, हमने धारा 370 जो है, अनुच्छेद 370 जो है भारतीय संविधान का, उसको एब्रोगेट कर दिया था। खैर ये तो भारत का आंतरिक मसला है, ये भारत का एक इंटरनल मैटर है। पाकिस्तान ये बोलता है कि इंडिया ने जो कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस करे वो गलत करे। मैं इंडिया से तब तक बात नहीं करूंगा जब तक इंडिया कश्मीर का 370 आर्टिकल रीस्टोर नहीं कर देता। जब तक भारत कश्मीर का स्पेशल स्टेटस रीस्टोर नहीं कर देता तब तक मैं इंडिया से बात नहीं करूंगा, ऐसा पाकिस्तान बोलता है। इवन एक बॉडी है दुनिया में जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जो बनाई गई है पूरी दुनिया में मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। पाकिस्तान ने वहां पे जाके ये बोला कि इंडिया जो है कश्मीर में मुस्लिम्स का ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहा है, आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करके, आर्टिकल 370 को हटा के।
जो कि सच नहीं है। हमने अपने सिक्योरिटी कारण से जम्मू कश्मीर का 2 यूनियन टेरिटरीज में विभाजन करा जिससे कि हम इनको इफेक्टिवली मैनेज कर सकें। लेकिन पाकिस्तान ये बोलता है कि मुस्लिम्स के ह्यूमन राइट्स वायलेशन करने के लिए इंडिया ने आर्टिकल 370 हटाया है। साथ में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पाकिस्तान ने कश्मीर का मसला कई बार उठाया, और आपको पता है कि चाइना जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर है। चाइना की मदद से भी सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर का मसला कई बार उठाया गया है। ये सारी बात तो ठीक है, लेकिन यहां पे अगर हम थोड़ा सा इतिहास में फिर से वापस जाएं, 1972 में जो शिमला की संधि हुई थी, शिमला अग्रीमेंट ऑफ 1972 जो साइन हुआ था, वहां पे इंडिया और पाकिस्तान ने तय करा था कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में जितने भी मसले होंगे वो बायलैटरली रिजॉल्व करे जाएंगे, उनको द्विपक्षीय तरीके से रिजॉल्व किया जाएगा। हमारे जितने भी डिस्प्यूट्स होंगे उसमें किसी भी तीसरे देश की दखलंदाजी या किसी भी तीसरे गुट की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। ऑल द बायलैटरल मैटर्स वुड बी रिजॉल्व बायलैटरली विदाउट एनी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन। पाकिस्तान जब जब कश्मीर का मसला ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उठाता है, वो शिमला अग्रीमेंट को वायलेट कर रहा है। मुख्य परीक्षा में आप ये पॉइंट लिख सकते हैं कि पाकिस्तान के जो एक्शंस हैं कश्मीर को लेके, ये शिमला अग्रीमेंट 1972 का सीधा सीधा उल्लंघन है, वायलेशन है। तो हमने देखा कि किस तरीके से भारत अपनी बात पे अड़ा हुआ है कि जब तक आप आतंकवाद रोकोगे नहीं, हम आपसे बात नहीं करेंगे, जो कि सही बात है। लेकिन पाकिस्तान हमारे अंदरूनी मसलों में दखलंदाजी कर रहा है और वो ये कहता है कि जब तक आप कश्मीर में 370 को रिस्टोर नहीं करोगे, हम आपसे बात नहीं करेंगे। ऐसे में दोनों देशों के बीच में एक कन्फ्लिक्ट चालू है। सवाल उठता है कि क्या यहां पे दोनों देशों के बीच में वॉर पॉसिबल है? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अभी कल परसों में ही बोला कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर पॉसिबल नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों के पास ही आज परमाणु हथियार हैं। अगर अब इंडिया पाकिस्तान के बीच में कोई वॉर होती है तो वो फुल फ्लेजेड न्यूक्लियर वॉर हो सकती है, जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। मतलब कि मानवता को ध्यान में रखते हुए अगर न्यूक्लियर वॉर होती है तो पूरी दुनिया से मानवता का सफाया हो जाएगा। यह एक कारण है कि क्यों हम वॉर पाकिस्तान के साथ नहीं कर सकते। दूसरा कारण, आज की तारीख में पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है वो काफी ज्यादा कमजोर है। और तीसरा कारण, दुनिया में रशिया यूक्रेन क्राइसिस ऑलरेडी चालू है, ताइवान चाइना के बीच में टेंशन्स उभर रहे हैं। ऐसे में अगर इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर या कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो उसमें वर्ल्ड वॉर 3 की सिचुएशन खड़ी हो सकती है कि यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश हो सकता है कि भारत का समर्थन करें और रशिया, चाइना जैसे देश हो सकता है पाकिस्तान का समर्थन करें। मैंने क्या बोला? हो सकता है, ऐसा होगा नहीं। मतलब कि यह सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है, लास्ट वाला। कहने का मतलब है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो वॉर है वो पॉसिबल नहीं है इन फैक्टर्स के चलते। तो हमने देखा हिस्टोरिकली क्या रिलेशन रहा है, आज की तारीख में इंडिया पाकिस्तान की क्या स्थिति है। अब सवाल उठता है कि आने वाले समय में अगर अगले कुछ सालों की हम बात करते हैं तो पाकिस्तान को भारत की काफी ज्यादा जरूरत है। सवाल उठता है ऐसा क्यों? अगर हम पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति देखें, 1947 में जब ये आजाद हुए थे वहां से लेकर आज तक इन्होंने अपनी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं करे हैं। इनका बायलैटरल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड काफी ज्यादा कम है, करेंसी डेप्रिसिएशन इनका होता जा रहा है, मिलिट्री स्पेंडिंग काफी ज्यादा है। बेसिकली पाकिस्तान का जो मेजॉरिटी बजट है वो इनकी मिलिट्री की तरफ जाता है। एक तो ये वैसी छोटी सी जीडीपी है, उसमें से भी काफी सारा जो बजट का हिस्सा है वो मिलिट्री की तरफ चले जाता है। तो एक्चुअल में इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट के लिए, लोगों के विकास के लिए और स्कीम्स के लिए बहुत ज्यादा पैसा इनके पास बचता नहीं है। इसका मतलब पाकिस्तान की इकोनॉमी आज क्राइसिस में है और इनके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है। 1947 से लेकर आज तक ये 15 से 20 बार इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से बेल आउट पैकेज मांग चुके हैं। बेल आउट पैकेज का मतलब होता है कि आप हमारे को चंदे में पैसा दे दो, आप हमारे को उधारी में पैसा दे दो। जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वो इनको कई बार उधारी में पैसा दे चुका है और अभी रिसेंटली पिछले ही हफ्ते कतार, चाइना, यूएई और सऊदी अरेबिया ने इनको $4 बिलियन का लोन दिया है। अगर हम पाकिस्तान की इकोनॉमी देखें तो टैक्स कलेक्शन बहुत नेग्लिजिबल है, उधारी में दबता जा रहा है। जितनी ज्यादा उधारी होगी उतना ही ज्यादा आपको ब्याज के फॉर्म में पैसा देना होगा। आप खुद सोचिए, कोई आपको फ्री में पैसा नहीं देगा। अगर आप दुनिया से उधारी में पैसा ले रहे हो तो उसका आपको ब्याज चुकाना पड़ेगा। मतलब कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में कुछ बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं हो रहा है, उधार में ये डूबते जा रहे हैं। सवाल उठता है कि इसका सोल्यूशन क्या है? अगर पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी को बचाना है तो इसका एकमात्र सोल्यूशन है इंडस्ट्री, सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। मतलब कि अपनी इकोनॉमी में रिफॉर्म्स आपको लाने होंगे, तभी आपकी इकोनॉमी उभर सकती है। यहां पे आप अपने स्क्रीन पे मैप देख रहे हो। पाकिस्तान जो है सबसे लंबी बाउंड्री इंडिया के साथ शेयर करता है।
ऐसे में अगर इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती हो जाए और हम पाकिस्तान के साथ ट्रेड शुरू करें तो पाकिस्तान के काफ़ी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है। यहां पे इंडिया के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, अगर रिलेशन सुधरते हैं तो हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कल्चरल रिलेशंस, टूरिज्म, हेल्थ टूरिज्म, स्पोर्ट्स, फुटबॉल, क्रिकेट, इवन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और अफगानिस्तान तक कनेक्टिविटी। अगर पाकिस्तान हमारे साथ रिलेशन सुधारता है तो इंडिया पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेट करके इस पूरे एरिया में फ्री ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, मूवमेंट ऑफ पीपल, टूरिज्म, हेल्थ एंड एजुकेशन एक्सचेंजेस, इन सब चीजों को प्रमोट कर सकता है, जिससे दोनों देशों के जो लोग हैं वो आपस में विकास कर सकें। हमारे को पाकिस्तान से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे को पाकिस्तान के लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे को प्रॉब्लम है सिर्फ उनके आतंकवाद से, और कोई प्रॉब्लम नहीं है इंडिया को पाकिस्तान से। तो यहां पे अगर पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी सुधारना चाहता है तो यह काफी अच्छा तरीका है। इसके अलावा अगर आज हम पाकिस्तान में लोकतंत्र की बात करते हैं, इकोनॉमी हमने देख लिया कि कैसे क्राइसिस में है, डेमोक्रेसी की अगर बात करते हैं तो पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक सिचुएशन काफी ज्यादा खराब है। रिसेंटली इमरान खान वो एक रैली में गए, उन्होंने अपनी स्पीच दी, वहां पे उन्होंने मिलिट्री और जुडिशरी को क्रिटिसाइज करा। इस क्रिटिसिज्म के चलते उनके ऊपर एंटी टेरर एक्ट के अंदर एफआईआर फाइल कर दिया गया और इमरान खान को देश छोड़ के भागना पड़ा। इसके अलावा पाकिस्तान में बढ़ते हुए जर्नलिस्ट के ऊपर अटैक्स और धर्म के जो अल्पसंख्यक हैं उनके ऊपर टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं। मतलब कि पाकिस्तान में रिलीजियस इंटॉलरेंस बढ़ रहा है और वहां पे जो नॉन मुस्लिम रिलीजन के लोग हैं उनकी सेफ्टी खतरे में है। साथ के साथ पाकिस्तान की जो मिलिट्री है रावलपिंडी में, उनके हाथ में यहां पे सारी की सारी पावर है। और अगर आप ध्यान से यहां पे ढांचा समझें, पाकिस्तान की मिलिट्री इनका पूरा सिस्टम जो है कंट्रोल करती है। मिलिट्री जिसको चाहेगी वही प्रधानमंत्री बनेगा। पहले मिलिट्री इमरान खान के साथ थी तो इमरान खान प्रधानमंत्री थे। जैसे इमरान खान और मिलिट्री के बीच में लड़ाई होती है, इमरान खान को प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया जाता है और नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। ऐसे में हमारे को समझ आता है कि पाकिस्तान में डिग्री ऑफ डेमोक्रेसी बहुत कम है, यहां पे लोकतंत्र काफी ज्यादा गिर रहा है। अगर पाकिस्तान यहां पे इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करता है तो इंडिया एक रिच डेमोक्रेसी है, वो अपना डेमोक्रेटिक एक्सपीरियंस पाकिस्तान के साथ शेयर कर सकती है कि किस तरीके से आप अपने यहां कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स ला सकते हैं। तो अगर हम यहां पे पूरी सिचुएशन देखते हैं तो पाकिस्तान को डेमोक्रेटिक और इकोनॉमिक दोनों प्रकार के रिफॉर्म्स की जरूरत है, जिसमें भारत पाकिस्तान की मदद कर सकता है। तो हमने देखा हिस्टोरिक वॉर, आज के रिलेशंस, पाकिस्तान को भारत की जरूरत क्यों है। अब देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बहुपक्षीय रिलेशंस हैं, मल्टीलेटरल रिलेशंस, वो किस तरीके से चल रहे हैं। इंडिया और पाकिस्तान एक ग्रुप का पार्ट है जिसका नाम है सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। पाकिस्तान ने इंडिया में आतंकवाद फैलाया, हमारे को पता है, और भारत ने एक कड़ा रुख अपनाया कि आतंकवाद और बातचीत साथ में नहीं चल सकते। टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो हैंड इन हैंड। 2016 में इस्लामाबाद में सार्क का समिट होना था। इंडिया ने यह बोला कि जब तक आप आतंकवाद नहीं रोकते हम सार्क में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि आपने इस पूरे साउथ एशियन रीजन में काफी आतंकवाद फैलाया हुआ है। सिर्फ इंडिया ने ही नहीं बल्कि भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव्स, सार्क के दूसरे देशों ने भी भारत का समर्थन करा और यह बोला कि बिल्कुल सही बात है, जब तक पाकिस्तान आतंकवाद नहीं रोकता हम सार्क समिट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। कहने का मतलब है कि पाकिस्तान की जो आतंकवाद की नीति है उसका उल्लंघन, उसका बॉयकॉट, उसका क्रिटिसिज्म, उसकी निंदा सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि रीजन के बाकी सारे देश भी करते हैं। तो सार्क अभी एकदम डेड ग्रुप की तरह पड़ा है, यहां पे कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है 2015 के बाद से। इसका मतलब है कि अगर पाकिस्तान अपना आतंकवाद रोकता है तो उसके इंडिया के साथ तो रिलेशन सुधरेंगे ही सुधरेंगे, लेकिन साथ में सार्क भी रिवाइव हो जाएगा। तो आतंकवाद रोकने में पाकिस्तान का एक दोहरा बेनिफिट है, डबल बेनिफिट है। दूसरे ग्रुप की अगर बात करें, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये सेंट्रल एशिया का एक काफी इंपॉर्टेंट ग्रुप है जिसका पर्पस है इस सेंट्रल एशियन रीजन में सिक्योरिटी को इंश्योर करना। ये जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप बनाया गया था, ये बनाया गया था इस पूरे एरिया को सिक्योर करने के लिए। देखिए, ये अफगानिस्तान है, ये तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान। इंडिया भी इस ग्रुप का पार्ट है। ऑफ लेटली इस पर्टिकुलर ग्रुप में हमारे को कोई खास प्रोग्रेस देखने को नहीं मिलती। अफगानिस्तान से लार्ज क्वांटिटी में आतंकवाद जो है वो इधर सेंट्रल एशिया में स्पिल ओवर हो रहा है, मतलब कि अफगानिस्तान से आतंकवाद निकल के
इन सेंट्रल एशिया के देशों में जा रहा है और यहां पे सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। मतलब कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कुछ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुली नहीं कर पा रहा है। हाँ, यह बात सच है कि अक्टूबर के महीने में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया मानेसर गुड़गांव में होने वाली है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो कोई बहुत बड़े कदम यहां पे नहीं उठाए गए हैं अभी तक। मतलब कि सार्क ये डेड पड़ा है एकदम। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में हमारा और पाकिस्तान का जो म्यूचुअल सस्पिशन है, मतलब कि आपस में जो विश्वास की कमी है, उसके चलते यहां पे बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हो रही है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में एक रीज़न और है कि चाइना भी इसका हिस्सा है, तो इंडिया चाइना में भी आपस में जो है विश्वास की कमी है, इस वजह से भी यहां पे थोड़ी प्रोग्रेस नहीं हो रही है। मतलब कि अगर इंडिया चाइना और इंडिया पाकिस्तान के बीच में ट्रस्ट बनता है, विश्वास बनता है, तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में हमारे को कुछ डेवलपमेंट देखने को मिल सकती है। अदरवाइज अभी के लिए ये ग्रुप सिर्फ नेम सेक के लिए, सिर्फ नाम के लिए चल रहा है। राइट, हिस्टोरिक रिलेशन देख लिया। आज के रिलेशंस क्या हैं इंडिया पाकिस्तान के और क्या वॉर पॉसिबल है, पाकिस्तान को भारत की जरूरत क्यों है और भारत किस तरीके से पाकिस्तान की मदद कर सकता है। बहुपक्षीय वार्तालाप में इंडिया पाकिस्तान का क्या एक डायनामिक्स है, यह हमने देखा। अब देखते हैं कि यूपीएससी ने अभी तक इस पूरे मसले से क्या क्या सवाल पूछे हैं। 2016 में यूपीएससी ने मुख्य परीक्षा जीएस पेपर 2 में एक सवाल पूछा था, इंक्रीजिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट अटैक्स, मतलब कि आतंकवाद बढ़ता हुआ, एंड ग्रोइंग इंटरफेरेंस ऑफ इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ सेवरल मेंबर स्टेट्स बाय पाकिस्तान आर नॉट कंड्यूसिव फॉर द फ्यूचर ऑफ सार्क, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि पाकिस्तान जो है पूरे एरिया में आतंकवाद फैला रहा है और आसपास के जो पड़ोसी देश हैं उनके अंदरूनी मसलों में दखल अंदाजी कर रहा है, इस वजह से सार्क जो है वो डेड पड़ा है। बताइए इसके बारे में। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि सार्क क्यों डेड पड़ा है और सारे देशों को पाकिस्तान से आतंकवाद की प्रॉब्लम है। साथ में पाकिस्तान जो है इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करने की कोशिश करता है और वहाँ पे हमने जम्मू कश्मीर का मसला देखा, किस तरीके से उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण कर रहा है। ये सारी बातें हमने यहाँ पे देखी। यहाँ पे पाकिस्तान अफगानिस्तान का भी एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। 2015 में एक और क्वेश्चन आया, टेररिस्ट एक्टिविटीज एंड म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट हैव क्लाउडेड इंडिया पाकिस्तान रिलेशन। आतंकवाद और जो दोनों के बीच में विश्वास की कमी है, उसकी वजह से इंडिया पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। टू वॉट एक्सटेंट द यूज ऑफ सॉफ्ट पावर लाइक स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एक्सचेंजेस कुड हेल्प क्रिएट गुडविल बिटवीन द टू कंट्रीज। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हैं मिलके और पाकिस्तान आतंकवाद को रोकता है, तो हम कल्चरल एक्सचेंजेस, टूरिज्म, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, हेल्थ एजुकेशन एक्सचेंजेस और ये सारी चीज़ें प्रमोट कर सकते हैं, जिससे दोनों के रिलेशंस काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। उसी पॉइंट के ऊपर एक क्वेश्चन बना था। इसके अलावा एस्से में, निबंध में एक क्वेश्चन बना 2019 में, करेज टू एक्सेप्ट एंड डेडिकेशन टू इंप्रूव आर टू कीज टू सक्सेस। पाकिस्तान को यहाँ पे हिम्मत रखनी चाहिए कि हाँ उसकी पॉलिसीज गलत हैं और वो सुधार करना चाहता है। अगर वो ये दोनों चीज़ें करता है तो पाकिस्तान की सिचुएशन में हमारे को सुधार देखने को मिलेगा। यहाँ पे एस्से में हम पाकिस्तान का एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। इसके अलावा 2015 में एक निबंध बना था, क्या कैरेक्टर ऑफ एन इंस्टीट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन इट्स लीडर, कि एक जो संस्था होती है उसका जो चरित्र होता है वो उसके नेता के चरित्र जैसा होता है। सीधी सी बात है, पाकिस्तान में मिलिट्री रूल है तो उनकी पॉलिसीज में काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन और आतंकवाद हमारे को देखने को मिलता है। अगर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को यहाँ पे डिसीजंस लेने दिए जाएंगे तो पाकिस्तान में हमारे को सुधार देखने को मिलेगा। अगेन इस पर्टिकुलर निबंध में पाकिस्तान का एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये लेक्चर खत्म होता है जहाँ पे हमने इंडिया पाकिस्तान रिलेशन डिटेल में देखा और देखा कि यूपीएससी किस तरीके से यहाँ पे सवाल करता है। लेट्स क्रैक इट।